वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। और आज के दिन गाइज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं 2021 के इग्नर पूछे गए कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पर ट्रिक्स, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस। पिछले जो मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं परीक्षा से पहले परीक्षण, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था जिसके अंदर ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो वो भी आज डिस्कस करेंगे। और उसी दौरान मुझे पता लगा कि बहुत सारे बच्चों का ये एक रिक्वेस्ट रहा था कि उनको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं, जबकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो वही नए टाइप के क्वेश्चंस करना सीखेंगे हम लोग, और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं जो कि आपकी 2021 और साथ ही साथ जुलाई 2022 में जो नए टाइप के सवाल आए हैं उनसे। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। एक बार सीखिएगा जरूर, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा सीखिएगा, क्योंकि बहुत आसानी से 2 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बाकी सारी मैथमेटिक्स से कंपैरेटिवली आसान वाला सवाल होने वाला है, 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं आप सभी लोगों से, डायरेक्टली मैं आती हूँ ट्रिक पर। देखो, ट्रिक पर हम चले उससे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स है, नॉमेनक्लेचर है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करती हूँ तो देखो, हाइट होती है ये चीज और डिस्टेंस होता है दो चीजों के बीच का क्या, दूरी। यानी कि अगर मैं आप सभी लोगों को बात करूं तो यहाँ पर ना हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं हमेशा ही। हम क्या बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि चाहे आप हाइट बोलो चाहे आप मिनिमम डिस्टेंस बोलो, दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हम वो ट्राइंगल जो है बेस बनाकर इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जहां पर मेरे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसे हम लोग नाम दे देते हैं बेस, इसे हम लोग नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा जो साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है जी। और बचपन से हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एंगल का नाम हमने लिया है, जैसे कि एक्स होता है वाई होता है, वैसे ही एंगल में एक्स वाई नहीं लेते, थीटा ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, और कुछ नहीं है। अब बात ऐसी है कि ये जो थीटा है, ये जो 90 है और ये जो एंगल है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री का सम बनाते होंगे, ये भी हमको पता है। तो ये कुछ बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप लोग डायरेक्शन के अंदर भी यूज करते हो, जिसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो एक तो बचपन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और साथ ही साथ एक और बचपन का फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, जो हमको बड़ा दुखी करता था, बट उसको आज एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। देखो, इसमें से ना सबसे ज्यादा आपको तो टैन थीटा ही काम आने वाला है, क्योंकि आपके लिए तो इसी लेवल के सवाल बन रहे हैं जिसमें टैन वाला फॉर्मूला काम आ जाए और आसानी से काम बन जाएगा। तो जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है और टैन थीटा है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के टर्म्स में मैं आपको इनका एक फॉर्मूला याद करवाती हूँ, जिसमें होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जहां पर P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है और H का मतलब हाइपोटेनियस है। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन थीटा, जहां पर थीटा ये वाला एंगल है जो बेस के साथ में बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो बोलोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपके एग्जाम के अंदर ना आपका कॉमन सेंस और 10वीं में 11वीं में जो आपने चीजें पढ़ी थी, 9वीं में जो चीजें पढ़ी थी ना, उसे भी पूछता है। जैसे कि आपको याद हो तो 2020 के अंदर आप लोगों से इनफाइनाइट नंबर्स है ना, फाइनाइट नंबर्स, फ्रैक्शन, होल पार्ट, रियल नंबर, ये तरीके का मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं होता, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, या ये चेक करते हैं कि आपकी अवेयरनेस क्या है, कितना याद है जो पढ़ा था। ऐसा एक दो ही सवाल आता है, बट सोचो अगर आप वो सही करे आते हो तो आपके लिए बोनस नंबर हो जाता है। तो सोचो, आपको अगर ये सब चीजें याद है, बचपन की चीजें हैं और 2 मिनट लगती है रिवाइज करने में, तो आपके लिए कितना बढ़िया बात है। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि टैन थीटा जो बराबर होता है वो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के
डिवाइड के बराबर। करके देख लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन में अपॉन यानी हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा और परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। खैर ये सारी चीजें छोड़िए, आप तो बस याद रखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपके पास भी कोई ना कोई ट्रिक होगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका बेसिक आपको जानना है। अब आ जाते हैं हम टर्मिनोलॉजीज पर जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत काम आएगी। आसान सी बात है, हमारे लिए ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया है। ये हम मान लेते हैं कि कोई भी एक व्यूइंग पॉइंट है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ते क्या हो, आप ये पढ़ते हो कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़े होकर एक दीवार को देख रही हूँ। अब मैं इस दीवार के टॉप को भी देख पा रही हूँ और इसके बॉटम को भी देख पा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर खड़े होके दीवार के टॉप को देख रही हूँ तो मेरी जो गर्दन है, आपने देखा, ऊपर की तरफ चली जाती है, और अगर मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तो मेरी गर्दन नीचे की तरफ आ जाती है। तो एक्चुअली में आपसे इस क्वेश्चन में सवाल क्या बनेगा, या इस चैप्टर में सवाल क्या बनेगा कि अगर मुझे दीवार के टॉप को देखना है तो मुझे अपनी गर्दन को किस एंगल पर बढ़ाना होगा या किस एंगल पर ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और अगर मुझे बॉटम देखना है तो किस एंगल पर मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मैं ऊपर की तरफ देखते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रही हूं अपनी एक हॉरिजॉन्टल बेस के साथ में, तो बताओ मैं दीवार से कितनी दूरी पर खड़ी हूं। इस तरीके के जनरल सेंस के सवाल हैं जो आप लोगों से यहाँ पर बनते हैं। ज्योमेट्री का ये पार्ट है और बहुत मजेदार क्वेश्चन इसके बनते हैं। यानी कि कुछ टर्म्स जो आपको याद रखनी है, ये आप लोगों का व्यूइंग पॉइंट होता है। व्यूइंग पॉइंट का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर खड़े होके कोई बंदा देख रहा है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मेरे पास में कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई हाइट होती है, वो मुझे गिवन है ए और बी, जिसकी हाइट है परपेंडिकुलर है, ये मेरे लिए बेस है और ये है मेरे लिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरे लिए लाइन ऑफ साइट भी होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब जो दीवार को टॉप पे देखते हुए मेरा एकदम सीधी लाइन बन रही होगी ना, वो मेरा लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब होता है वैसे भी देखना, सही बात है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो हमारी हाइपोटेनियस है और जो मेरा बेस है, उसके बीच में एक एंगल बनता है। उसी एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेटर तो याद होगा, लिफ्ट जिसको आप बोलते हो, बैठते हो ऊपर जाते हो नीचे जाते हो, तो बस बिल्कुल वैसे ही एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो मैम आपने एलिवेट किया है अपनी गर्दन को, तो देयरफॉर ये एंगल जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है आपकी बेस से ऊपर की तरफ, कहां पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द मॉल, टॉप ऑफ द ट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे कोई भी हाइट होगी, वहां पर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूं तो भाई ऊपर से नीचे आना किसको बोलते हैं मैम, डिप्रेशन को बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बस याद हमेशा ये रखना है दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एक्चुअली सेम। क्यों, आपने बचपन में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर z बनता है तो क्या होते हैं, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। बचपन में हम लोगों ने ये लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। खैर एनीवेज वो भी आपके लिए छोड़ो, आप तो बस इतना समझ लो कि ये है आप लोगों का जो आपका लाइन ऑफ साइट, इस हॉरिजॉन्टल बेस के साथ में एंगल बनाएगा वो बीटा, इस हॉरिजॉन्टल बेस के साथ में जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगा वो अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मैम नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप ये, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मेरे पास में एक ग्लेशियर है, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये जो ग्लेशियर है ना, इसकी हाइट बताओ। अब इसकी हाइट मुझे मेजर करनी है तो क्या करेंगे हम, अब मैम इंच टेप लेके यहाँ पर खड़े हो जाओ और चढ़ाई शुरू कर दो, सबमिट करो पूरा। अब कल को माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि उसकी हाइट कितनी है ना, 8850 मीटर्स आपकी हाइट है, तो क्या मतलब जो चढ़ के आएगा वो ही बताएगा क्या। और मैम हमको कैसे पता कि वो फिक्स है, कैसे है, क्या हुआ होगा। अब भाई बात ऐसी है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे नहीं, तो इसीलिए हमने ये तरीका निकाल लिया किसी की भी हाइट, किसी का भी डिस्टेंस, ये सारी चीजें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। अब सीन ऐसा है, मैं आपसे ये कह रही हूं कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति का नाम आप सब लोग जानते हो क्या है, पपलू है। मिस्टर पपलू जी यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की एकदम चोटी को, पीक को देख रहे हैं, समिट को देख रहे हैं और देखते हुए एंगल बना रहे हैं 45 डिग्रीज, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है।
और कहा ये जा रहा है कि पपलू जी और माउंटेन का ये जो टॉप है, ये जो हाइपोटेन्यूस है या ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये आपको गिवन है 20। अब ये 20 माइल हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको तो वैल्यू से मतलब है जो कि 20 गिवन है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है वो कितनी होगी इस ग्लेशियर की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बचपन का फॉर्मूला याद करना है। अभी यहाँ पर है 45 डिग्रीज, साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है। याद करो अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें मैम परपेंडिकुलर भी आता है और जिसमें मैम हाइपोटेन्यूस भी आता है, और ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला था मैम, साइन का फॉर्मूला था। मतलब कि मैम साइन जो वैल्यू होगी, साइन थीटा, और मैम थीटा आपको गिवन है दैट इज 45 डिग्रीज, वो बराबर आ जाएगा किसके मैम, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको गिवन है। साइन 45 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली में परपेंडिकुलर बराबर कितना आ जाएगा मैम, 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। अब ये साइन 45 की वैल्यू कैसे याद करें, इसकी भी एक टेबल होती है, बचपन से हमने याद की होती है। खैर एनीवेज वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझा रही हूं कि क्या इसका एप्लीकेशन है और कैसे क्वेश्चंस इसके एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे कि आपको ये टेबल है जो याद रखनी है, देखो इस टेबल के अंदर आपको बाकी सभी वैल्यूज याद हो या ना हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बस ये वाली टेबल याद कर लो, इतनी वाली टेबल बस, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री, साइन 45 और 60 डिग्री, टैन 30, 45, 60, कॉस 30, 45 और 60। अब देखो याद करना कितना आसान है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। ट्रिक कुछ भी नहीं है, देखो आप बस एक लाइन याद कर लो, यानी कि साइन थीटा वाली वैल्यू याद रख लो। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आधी, 1/2। साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, और जो साइन 60 होता है वो होता है आप लोगों के लिए √3/2। अगर ये आपको याद है तो आपको कॉस भी याद हो जाएगा, क्योंकि कॉस में कुछ भी नहीं करना, बस यहां से उठा के उल्टा लिख देना है, जैसे √3/2, 1/√2 और 1/2, यानी कि यहां से 1/2, 1/√2, √3/2, मैम यहां से उल्टा लिख देंगे 1/2, 1/√2 और √3/2। साइन 45 इज इक्वल्स टू कॉस 45। फिर आता है आप लोगों का टैन की वैल्यू, उसके लिए भी याद की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना एक ही लाइन याद रखनी है। अभी अभी सिखाया था आपको एक फॉर्मूला कि मैम साइन अपॉन कॉस टैन निकालता है, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, बचपन वाला काम है। 2 से 2 गया, 1/√3 आ गया, 1/√2 से 1/√2 पूरा गया, 1 वैल्यू आ गई, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 गया, √3 वैल्यू आ गई, और हो गया आपका काम खत्म। बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद कर लो, आपका उतना ही लेवल एग्जाम में आएगा। खैर अगर आपने 10th पास करी है तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, करी है ना 10th पास, करी है, ठीक है। चलो भाई अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना हमको समझ में आया। सबसे सिंपल सवाल से शुरुआत करती हूँ। आपसे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है ना, आपके पास में कोई एक लेवल ग्राउंड है, उसमें कोई एक पॉइंट आपको गिवन है P, और उस P से एंगल का गिवन है आपको वैल्यू, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू गिवन है, जिसमें एक टावर को वो देख रहा है। अब मान लेते हैं कि ये कोई एक टावर है, क्या है जी, टावर, और टावर के टॉप को देखते हुए 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा मैं तो वैसा वैसा डायग्राम, वैसे भी आपको पता है अपन ने डिसाइड किया है बच्चा पार्टी कि अपन जब भी रीजनिंग या जब भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा डायग्राम बनाएंगे, चाहे कितना भी सिंपल हो या कितना भी हार्ड हो, ट्राई जरूर करेंगे। तो मैंने क्या करा, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ये कह रहा है कि टावर की हाइट आपको गिवन है 100 मीटर की, कितने मीटर की जी, 100 मीटर की। आपसे ये बोल रहा है कि बताओ ये जो टावर का फुट है, यानी कि ये वाला जो जगह है, इस जगह से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। अब मुझे पता है कि मुझसे पहले आप सब बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल बन गया है मैम, हमको ये आता है क्योंकि आपने बताया था ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब यहां पर ना मैम हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हमको ना बेस की वैल्यू चाहिए, और परपेंडिकुलर ओवर बेस बराबर क्या होता है मैम, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू भी यहां पर गिवन है, दैट इज tan 30 डिग्रीज, और मैम परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि 100 अपॉन बेस बराबर tan 30 डिग्रीज, और हमने अभी अभी tan 30 की वैल्यू भी देखी है, दैट इज 1/√3 बराबर, अगर b निकालना चाहते हो
सॉरी इनटू नहीं मैम इक्वल्स टू 100 अपॉन बी आ जाएगा, यानी मैम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 100√3, यानी कितनी 100√3। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, 100√3 तो कहीं पर है ही नहीं, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो और कुछ नहीं करना, √3 की वैल्यू डाल देनी है, वो भी आपको एग्जाम में गिवन होगी। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है क्योंकि मैंने ये 10th का एक क्वेश्चन उठाया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने 30 की वैल्यू कहां से ली है, तो देखो दोबारा से एक बार आपको टेबल दिखा देते हैं। ये रहा tan और ये रहा 30 डिग्री, तो ये कितनी वैल्यू होती है 1/√3, और वही वैल्यू मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस राइट इज इक्वल्स टू tan 30, तो 100 अपॉन बेस बराबर tan 30, यानी कि 1/√3 बराबर 100 बाय बेस, तो बेस की वैल्यू 100√3, और यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो होपफुली आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ गया तो फटाफट से लाइक कर देंगे, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार देख लेंगे, इसीलिए ये वीडियो इस तरीके से डाला है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग लेवल अप करते हैं। आपसे बोल रहा है कि 2 शिप्स हैं, ठीक है जी, जो कि सेल कर रही हैं दोनों साइड ऑफ अ लाइट हाउस। आप सबको पता ही है कि समुद्र में बीच में हमारे पास में क्या होता है, एक लाइट हाउस होता है, और लाइट हाउस के दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ शिप है, ठीक है ना। अभी मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है ना, MF हुसैन वाली ड्राइंग है मेरी, तो काम चला लेना। 2 शिप्स मैंने बना दिया है, लाइट हाउस भी मैंने बना दिया है। आपसे ये बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो क्या है, वो आपका एक जगह तो 30 डिग्री गिवन है, ठीक है जी मैम, एक जगह तो हम 30 डिग्री मान लेते हैं, और दूसरी जगह कितना गिवन है, 45 डिग्रीज गिवन है, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको 30 इसको 45 मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पेक्टिवली गिवन है। और आपको लाइट हाउस जो है ना उसकी हाइट भी गिवन है, कितनी गिवन है मैम, 100 गिवन है, 100। लाइट हाउस की हाइट भी आपको कितनी गिवन है, 100 मीटर्स गिवन है। तो बताओ कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अरे बहुत ही आसान है, यहां तो मैम 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड कर देना है और आंसर निकाल देना है। होपफुली आप सभी लोग इसको आराम से स्टॉप करो यहाँ पर और सॉल्व करो, और फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच करता है ना, क्या मैंने सही किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगेन यहाँ पर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस, तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। देखो ट्राइंगल 1 के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि आपके पास में tan 30 डिग्रीज बराबर 100 अपॉन बेस आ जाएगा। मान लेती हूँ ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, तो ये बेस 1 आ गया। ये होता है मैम 1/√3 बराबर 100 अपॉन बेस 1, यानी कि बेस 1 बराबर अभी किया था ये, तो मैम 100√3 आ गया। चलो जी दूसरे ट्राइंगल की भी बात कर लेते हैं। मैम दूसरे ट्राइंगल में tan 45 डिग्रीज है, और tan 45 डिग्रीज में आएगा 100 अपॉन B2, बेस 2 आएगा, और tan 45 डिग्री होता है 1, टेबल में चेक कर लीजिएगा। 100 अपॉन बेस 2 बराबर कितना आएगा मैम 100, कितना आ जाएगा जी 100। यानी कि मैम अगर मैंने टोटल बेस निकालूं, जो ये टोटल बेस वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी मैम बेस 1 में आप बेस 2 को ऐड कर दीजिए, यानी कि मैम आप 100√3 में 100 को ऐड कर दीजिए। अब ये तो बचपन वाला खेल हो गया, बचपन वाला खेल बोले तो मैम आपको बोल रही हूं मैं कि 100 में 100√3 ऐड करना है, तो 100 कॉमन लो पहले तो, क्योंकि अभी अलग अलग है ना, 1 प्लस √3 आ जाएगा। अगेन √3 की वैल्यू यहाँ पर डालो, और अगर आप सबको याद हो तो √3 की वैल्यू 1.7 के समथिंग आती है, यानी कि ये वैल्यू 2.7 के समथिंग आएगी, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 2 डेसिमल तक ले लोगे तो आपके पास में वैल्यू अच्छी खासी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना था, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना। 1.73 वैल्यू आप लोग लगा लेना यहाँ पर, 1.73, तो 2.73 आ जाएगा, और 273 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी √3 की वैल्यू 1.73 लगाना, अगर √2 आ जाए कहीं पर, क्योंकि आता है आपको याद हो तो sin 60 में है ना, cos 45 में सॉरी हाँ cos 45 के अंदर और sin 45 के अंदर, तो √2 की वैल्यू होती है 1.5
41। तो ये चीजें आपको याद होगी तो क्वेश्चन आसान वैसे गिवन भी होगा क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आपको तो पता ही है, ये आपको मुझे करके दिखाना है। और जितने बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी अपनी बच्चा पार्टी है, वो सच में होमवर्क करती है और ये मैंने देखा है। सो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे पता है आप ये करोगे। मैं आपका डाउट सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो भी रहे थे कि वो क्वेश्चन इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो करवाएंगे हम आप लोगों को। उससे पहले चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको कराती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, ये आई थिंक, अच्छा ये ही मुझे करवाना है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, अच्छा ये मैं करवाऊंगी आपके लिए। गुड्डी वाला क्वेश्चन ही था जिसमें कंफ्यूजन था। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से क्रॉस चेक किया, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए लास्ट में छोड़ दिया था और जो आंसर है वो सबका मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर दोबारा से मैं कर देती हूँ और फिर देख लेते हैं कि एक बार फाइनल आंसर क्या आएगा। देखो बात ऐसी है कि गुड्डी जो है वो एक रोड पे खड़ी है मॉल के पास में। ये सारी चीजें हमने समझ ली थी, चलो दोबारा से समझते हैं। ये है मॉल और मॉल के पास में खड़ी है कौन? गुड्डी। ठीक है जी। अब बात ऐसी है कि ये 1000 मीटर दूरी पे खड़ी है ना, 1000 मीटर दूरी पे खड़ी है इस मॉल से। और ये जो मॉल है ये इसके टॉप को देख पा रही है। ठीक है जी, मॉल के टॉप को देख पा रही है, ये भी समझ में आ गया। अब मॉल का जो टॉप है वो इस तरीके से देख रही है कि टॉप ऑफ द ट्री जो है ना वो भी लाइन ऑफ साइट में कहीं आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्री है और ये भी कहाँ आ रहा है? लाइन ऑफ साइट के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट के बीच में आ रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्री की अगर हाइट मुझे गिवन है 10 मीटर और इसकी दूरी मुझे गिवन है 20 मीटर, तो बताइए मुझे कि आपका मॉल कितना ऊंचा है। मॉल की हाइट आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 ट्राइंगल्स लेके एक इक्वेशन बनाई थी और उसे सॉल्व करके दिखाया था। बस बात आपको इतनी याद रखनी है कि यहाँ पर ना शैडो वाला गेम खेल में आएगा। कैसे शैडो वाला गेम? सोच के देखिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आप चाहे शैडो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ चाहे शैडो वाला कॉन्सेप्ट ना लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं दोनों ही तरीके आपको समझा देती हूँ। देखो अगर ये चीज दिन के समय हुई, ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है और मैं बिना माने भी कर सकती हूँ। बिना माने मतलब नॉर्मली, जैसे नॉर्मली आप क्या करोगे, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह कुछ नहीं गिवन है, हाँ, तो मैं यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल लूंगी। क्योंकि अगर नोटिस करो तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो ट्री है, ये जो ट्री से दूरी है, ये जो गुड्डी है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वही एंगल जो है वो ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों में मैम थीटा तो सेम है। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो यहाँ पर गुड्डी खड़ी है, यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर मॉल है। तीनों एक ही प्लेन पे हैं और तीनों का जो टॉप है वो भी क्या हो रहा है मैम, वो भी बिल्कुल सेम लाइन ऑफ साइट में आ रहा है। तो ये वाला एंगल तो मैम इस वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल 1 के लिए भी सेम रहेगा और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसके लिए भी ये सेम रहेगा। कितना रहेगा मैम? थीटा डिग्रीज रहेगा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं मैम? आप ऐसे निकाल लो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ओवर टोटल बेस वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे। आप लोगों को वैल्यू गिवन है कितनी? आप लोगों को टोटल वैल्यू गिवन है tan थीटा की परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 10, बेस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 20। तो एक ट्राइंगल से तो 10/20 आ जाएगा और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें तो परपेंडिकुलर निकालनी है, यानी कि हाइट ऑफ द मॉल निकालना है और नीचे की वैल्यू आप लोगों को गिवन है दैट इज 1000। एक जीरो से एक जीरो ये गया, 2 से ये जो है ये 500 टाइम्स चला जाएगा और परपेंडिकुलर यानी मॉल की जो हाइट है वो 500 मीटर्स आ जानी चाहिए बिल्कुल आसानी से। एक तो हो गया इसका ये तरीका बिल्कुल आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। बट मान लो कि आपको ये क्वेश्चन में बोल दे, क्या बोल दे कि आपके लिए ये दिन का समय था या इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन हो सकता है और वो सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाली हूँ। मान लो कि आप लोगों को बोला हुआ है, अगेन सिनेरियो सेम है, गुड्डी है, ट्री है और मॉल है। ये अगेन 20 मीटर की दूरी पे है, ये 10 है। ये मॉल की हाइट मुझे निकालनी है और ये एक दूसरे से 1000 मीटर की दूरी पे है। देखो एक तो केस है कि मैम नॉर्मली कर दिया 500 आंसर आ गया, बट एक और केस क्या बन सकता है यहाँ पर कि मान लो दिन का समय है और दिन का समय है तो सूरज होगा और अगर सूरज होगा तो शैडो बनेगी। और आप सब लोग जानते हो जब हम लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं और राइट साइड पे सन होता है तो लेफ्ट साइड पर शैडो गिरती है, यानी कि हो सकता है कि इस पेड़ की जब शैडो गिरेगी तो ये 10 बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। ऊपर वैल्यू तो 10 ही रहेगी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाऊंगी। और यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूं तो वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, यहाँ पर हाइट की वैल्यू मुझे निकालनी है। और अगर नीचे की वैल्यू देखो आप लोग, तो नीचे की वैल्यू कितनी होने वाली है मैम, जो 1000 वैल्यू है वो, और जो शेडो बनेगी किसकी मैम, उसी की, किसकी मैम, मॉल की। भाई मॉल की ही तो शेडो बनेगी ना, तो जो मॉल की हाइट होगी उसी हाइट की शेडो बनेगी, तो 1000 प्लस h हो जाएगा। अगर यहां से आप नोटिस करो तो एक्चुअली में h 10h प्लस 1000 इंटू 0, वैसे तो देखो यहां से 0 से 0 काट ही देते, काई का 10h है ना, ये 0 से ये 0 यहां पर कट गया, तो h प्लस 1000 बराबर 3h आ जाएगा, तो 2h बराबर अगेन 1000 आ जाएगा, और अभी भी h बराबर 500 ही आएगा। जैसा मैंने कहा था, आंसर दोनों ही केसेस में 500 आ रहा है, राइट, आंसर दोनों ही केसेस में 500 आ रहा है, बट इसको करने के दो तरीके हैं, दो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाए हैं, तो दोनों ही तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अब डाउट ये था कि मैम जो ऑप्शन था ना उसमें से कोई भी 500 वैल्यू नहीं गिवन थी, तो जो भी 500 की एकदम नियरेस्ट वैल्यू होगी आप वो ऑप्शन में लगा के आएंगे। अगर 500 नहीं है तो, अगर 500 है तब तो हम 500 ही लगा के आएंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है ना, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, मैंने लास्ट में छोड़ दिया था आपके लिए करने के लिए, और फिर बच्चों ने मुझे बताया कि मैम इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर आप लोग लगा देना, ना हो 500 तो, अगर 500 है तो 500 ही लगाना है। और ये क्वेश्चन है जो होमवर्क में आप बच्चों को मुझे करके दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आया तो लाइक करना है, शेयर करना है सभी के साथ में, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन करके जाना ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सब नहीं करके जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, और समझ में आया तो कमेंट करके ये भी बताना कि हाँ समझ में आ गया। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके से किसी एक नए ट्रिक वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बाय बाय।